हेलो एवरीवन, सिलेक्शन आईक्यू के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं किरण शर्मा आज से आपके साथ जुड़ रही हूं भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं या करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इकोनॉमिक्स एक टिपिकल सब्जेक्ट माना जाता है। हर स्टूडेंट कोशिश करता है कि इस पार्ट को एलिमिनेट कर दे, यानी उसको ना पढ़ना पड़े, और उससे क्या होता है, उसके 10 से 20 जो क्वेश्चन जो उस एग्जाम में आने वाले थे वो मोस्ट प्रोबेबली छूट जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट सिलेक्शन से दूर हो जाता है। तो अब हम ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम इकोनॉमिक्स को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। हम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे जिससे कि हमें रटना ना पड़े, क्योंकि होता क्या है, जब हम रटते हैं चीज़ों को तो हम भूल जाते हैं। नो डाउट आप सभी ने इकोनॉमिक्स पहले भी पढ़ी होगी, कुछ ने 2-3 अलग अलग टीचर से पढ़ा होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आज तक हमें इकोनॉमिक्स डराती है। हमें लगता है सबसे टिपिकल सब्जेक्ट यही है, और नो डाउट इन कंपैरेटिव टू अदर सब्जेक्ट्स काफ़ी टिपिकल सब्जेक्ट ये माना जाता है। बट हम कोशिश करेंगे कि इसे बहुत ही सामान्य भाषा में पढ़ें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्या हो, क्लियर हो, साथ ही जो फैक्ट्स है उनको भी हम कवर करते हुए चलिए तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास सिलेक्शन आईक्यू के साथ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आज की क्लास में हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स या हम इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों का हम सामान्य परिचय यहाँ पर देखेंगे, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय की बात करेंगे, फिर हम अगले टॉपिक पर आएंगे जो है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। हम इकोनॉमी की जगह इकोनॉमिक्स बोल देते हैं, इकोनॉमिक्स की जगह इकोनॉमी बोल देते हैं, या पढ़ भी लेते हैं या समझ भी लेते हैं। तो ये हमें देखना है। फिर हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की प्रमुख शाखाएं कि इकोनॉमिक्स की प्रमुख ब्रांचेस कौन सी है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उन सब के बारे में। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जिसके आधार पर आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स के सामान्य परिचय के बारे में। देखिए, हम जब बात करते हैं इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में हम यहाँ पर देखेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। किसी देश समाज में जो भी उत्पादन होता है, वितरण होता है, विनिमय होता है, उपभोग होता है, उसकी एक व्यवस्था। अब आप बोलेंगे मैम समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, जब हम बात करें कि हम एक देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, ठीक है, देश के अंदर हम एक समाज में रहते हैं, जो भी आपका समाज है, चाहे तो आप उसे कास्ट से जोड़ सकते हैं या धर्म से जोड़ सकते हैं, मतलब एक सोसाइटी में आप रहते हैं। तो देश या समाज में जो भी उत्पादन होता है, क्योंकि हमें जीवन यापन के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और वो जो सारी चीज़ें हैं वो हमें उत्पादन के माध्यम से मिलती है। चाहे वो ये मार्कर हो, चाहे आप जिस कॉपी में लिख रहे हो वो कॉपी हो, ठीक है, चाहे जो फूड आप खा रहे हैं वो हो, चाहे जो अटायर आप पहन रहे हैं वो हो, तो कुछ भी चीज़ है, कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, उनका उत्पादन करते हैं। हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। जब उत्पादन होता है तो उस उत्पादन का हमें क्या करना होता है, वितरण करना होता है। यानी अगला स्टेप हमारा रहता है वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम बात करें तो अगला जो हम रहता है कि जब हम उत्पादन कर चुके हैं, हम अलग अलग लोगों तक उसका वितरण कर चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सचेंज। एक्सचेंज क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक्स चीज है, आपके पास वाई है, तो जब तक हम एक्स और वाई का आदान प्रदान नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इकोनॉमी रोटेट नहीं करेगी। तो फिर हम करेंगे विनिमय, और विनिमय यानी एक्सचेंज, तो इस पर हम ध्यान देंगे। तो विनिमय पर हम बात करेंगे। जब विनिमय हमारा हो जाएगा तो उसका अगला जो स्टेप है वो क्या रहेगा, वो रहेगा उपभोग। कि अब हमारे पास उत्पादन भी हो चुका है, उसका वितरण भी हम कर चुके हैं, हमका उसका विनिमय भी हो चुका है, अब हम उसको कंजप्शन में
लेंगे। तो जब हम ये सारा प्रोसेस अपनाएंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। हम कहते हैं ना भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन हुआ, हम कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना वितरण हो रहा है चीजों का, विनिमय कितना हो रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कंजप्शन कितना हो रहा है। तो ये सब क्या है, एक तरीके से अर्थव्यवस्था के पार्ट हो सकते हैं। या हम इसे भी ये भी कह सकते हैं कि जो सीमित संसाधन है हमारे पास, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, यानी जितने भी हमारे पास प्राकृतिक या मानव जनित संसाधन है, हम उनका सर्वोत्तम प्रयोग करके जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने का सिस्टम होता है उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आज कॉटन है तो हम कपड़े बनाते हैं, अगर हमारे पास कोई कृषि उत्पाद है तो उसके बहुत सारे हम फूड आइटम्स बना के उनका कंजप्शन करते हैं। आज हमारे पास सर्विसेज हैं तो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम जाके रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाते हैं, यानी क्या करते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं सीमित संसाधनों के माध्यम से। क्लियर है? तो ये सब क्या है, एक तरीके से अर्थव्यवस्था का पार्ट होता है। अब अगर हम बात करें कि जब ये अर्थव्यवस्था का पार्ट है तो इसमें हमें क्या चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमी क्या है। बहुत आसानी से समझेंगे, हमें कुछ रटना नहीं है, सब समझना ही है। अर्थशास्त्र, जब ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे एक्सचेंज हो, चाहे कंजप्शन हो, इन सबको मिला के जो अर्थव्यवस्था बनती है उसका जो अध्ययन हम करते हैं वो किसके तहत करते हैं, अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो ये अर्थशास्त्र है इसके जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जनक की यदि मैं बात करूं तो वो है एडम स्मिथ। और ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जितने भी आपके छोटे बड़े एग्जाम्स होते हैं, वीडियो है, पटवारी है, या ग्रेड के एग्जाम्स है, या चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम है, उसमें ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक भी है और उनकी जो बुक है उनका नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। वैसे जनरल में इसे कहा जाता है, इस बुक को वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक है। और जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक है उसी में इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या कहा है, धन का विज्ञान कहा है। धन का विज्ञान यानी एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, धन का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो इकोनॉमिक्स आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? फिर हम बात करें कि इनकी जो बुक है इसमें इन्होंने क्या कहा है इकोनॉमी को, तो उन्होंने अदृश्य हाथ भी कहा है। इन्होंने इकोनॉमी को क्या कहा है, अदृश्य हाथ भी कहा है। तो कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि अदृश्य हाथ एडम स्मिथ ने किसे कहा है, तो इकोनॉमी को कहा है। इसे इनविजिबल हैंड की संज्ञा दी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये तो हुए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है या आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ आपको ध्यान रखना है। जब हम भारतीय अर्थशास्त्र की बात करते हैं कि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो हम यहां लिखेंगे भारतीय अर्थशास्त्र के जनक। ये भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक। क्या आप गैस कर सकते हैं कि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो देखिए, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक की हम जब बात करते हैं तो वो है पीसी महालोबिनस। और पीसी महालोबिनस का नाम आप में से सभी ने सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जब हम 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं
तो वहां पर हम इनके बारे में जरूर पढ़ते हैं, पीसी महालोबिनस के बारे में। तो भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? पीसी महालोबिनस। और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि इनके द्वारा ही भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का द्विक्षेत्रीय मॉडल यानी 2 सेक्टर मॉडल भी दिया गया था। इनके द्वारा ही सांख्यिकी के जनक भी इनको माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन हो गए? पीसी महालोबिनस। और अगर पूछा जाए आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं एडम स्मिथ। या अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? एडम स्मिथ माने जाते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कल्याण अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी कौन है? तो कल्याण अर्थशास्त्र के जनक, कल्याण अर्थशास्त्र के जनक, और कल्याण अर्थशास्त्र के जो जनक है वो कौन है? तो वो है अल्फ्रेड मार्शल। तो वो कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। और इनको क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी, फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स कौन है? तो अल्फ्रेड मार्शल हैं। और अगर पूछा जाए कि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो वो कौन है? पीसी महालोबिनस है। इन कुछ फैक्ट को आपको एग्जाम में रिपीटिवली देखने को मिलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये तो हमने बात किया कि जनरल की अर्थशास्त्र का क्या परिचय है, कौन फादर ऑफ नेशन है, मतलब कौन फादर ऑफ इकोनॉमी है, कौन इंडियन फादर ऑफ इकोनॉमी है, या कौन फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी है, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली हम बात करें अगले टॉपिक पे, तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए पहले तो अर्थशास्त्र जो है इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ये क्या है? इकोनॉमिक्स। और अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन के साथ इकोनॉमिक्स नहीं जुड़ता है, ठीक है, क्योंकि कई बार हम जब बोलते हैं सामान्य भाषा में तो इकोनॉमी की जगह इकोनॉमिक्स भी बोल देते हैं। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था का मतलब है इकोनॉमी और अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इनमें अंतर समझते हैं। जैसे पहले मैंने जो आपको बताया था वो डिफिनेशन थी अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र क्या है? जैसे देखो शास्त्र लिखा हुआ है, जहां पर भी शास्त्र लिखा जाए ना तो आप मान लेना क्या है? ये विज्ञान है, या हम मान लें कि ये क्या है? एक सब्जेक्ट है जिसे हमें पढ़ना है। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई, ये क्या है? एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ेंगे? जब कोई सब्जेक्ट है तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं? उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नियम, सिद्धांत या उसका व्यवहारिक अध्ययन, यही तो देखते हैं कि हम किसी भी विषय में क्या पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के हम नियम, सिद्धांत और अनुप्रयोगों की बात करते हैं। क्लियर नहीं हुआ? बिल्कुल अभी होता है, देखिए क्लियर। अर्थव्यवस्था के जो नियम होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो ये क्या है? ये अर्थशास्त्र का टॉपिक है। मुद्रास्फीति कितनी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, ये इकोनॉमी का सब्जेक्ट है। क्लियर है? तो हम अर्थशास्त्र में बढ़ते हैं मुद्रास्फीति, जैसे मांग, पूर्ति, आपका बेरोजगारी, गरीबी, ये सब क्या है? ये कुछ नियम है, सिद्धांत है, बैंकिंग, मुद्रा। तो अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसा विषय या विज्ञान है जिसमें हम अर्थव्यवस्था के नियम, सिद्धांत और अनुप्रयोगों को पढ़ते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है? थ्योरेटिकल साइंस है। ये एक सैद्धांतिक विज्ञान है, थ्योरेटिकल साइंस है, जिसमें सिर्फ हम थ्योरी पढ़ते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे मुद्रास्फीति कितनी प्रकार की होती है, लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे कि मुद्रास्फीति का इम्पैक्ट क्या है, वो हम इकोनॉमी में देखेंगे। तो ये एक तरीके से थ्योरेटिकल साइंस है जिसमें सिर्फ हम सिद्धांत, नियम, इनके बारे में बात करते हैं। हम
इकोनॉमिक्स में ये भी ध्यान रखते हैं कि सीमित संसाधनों का हम सर्वोत्तम प्रयोग कैसे कर सकें। यानी अर्थशास्त्र में ये देखा जाता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो ये भी हम किसके अंतर देखते हैं, अर्थशास्त्र के अंतर। इसके अंदर हम सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के सिद्धांत और नियमों पर बात करते हैं, जैसे मांग, पूर्ति। और आपने किसी से भी सुना होगा कि अर्थशास्त्र में डिमांड और सप्लाई ही मेन नियम होता है। नो डाउट होता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई पे ही पूरा अर्थशास्त्र चलता है। तो इसमें सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, या जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनसे संबंधित नियम सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। जैसे हमने बात की डिमांड यानी मांग, पूर्ति, सप्लाई, ये सब हम किसके अंतर्गत देखते हैं। तो इन सब की हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी, ये जितना भी आपने इधर देखा, इसी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। यानी महंगाई कितनी हो रही है, महंगाई के नियम क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे इस पार्ट में। और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है, किस वर्ग पर प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, किस पर कम पड़ रहा है, वो हम किस में देखेंगे, अर्थव्यवस्था में। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी देश या समाज, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें जो भी उत्पादन होगा, प्रोडक्शन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय, एक्सचेंज, और उपभोग यानी कंजप्शन पर ध्यान दिया जाता है। यानी जब देश में उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग की जो एक व्यवस्था है, एक प्रणाली है, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था, हम कहते हैं ना भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, हम बोलते हैं चीनी अर्थव्यवस्था में जो है कंजप्शन ज्यादा होता है, या उस पे प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान देती है चीनी अर्थव्यवस्था। इसीलिए चीन को मैन्युफैक्चरिंग हब भी कहते हैं, क्योंकि वहां लेबर सस्ता है और हब सब लोग किसमें, उत्पादन में जुड़े हुए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये एक क्या था, सैद्धांतिक पक्ष था। ये क्या था, हमने पढ़ा था सैद्धांतिक विज्ञान है। जबकि इकोनॉमी में हम सारी चीजें प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या है लोगों पर, समाज पर और देश पर। तो ये क्या है, ये एक व्यवहारिक व्यवस्था है, प्रैक्टिकल सिस्टम है। यानी हम सारी चीजों का प्रैक्टिकल ग्राउंड पर क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो होता है कि लोगों की आवश्यकता के लिए हम संसाधनों का प्रयोग करें। जैसे आज आपको पता है कोरोना के टाइम में इकोनॉमी एकदम डाउन आ गई थी। जब डाउन आ गई तो हमारा उस समय उत्पादन या किसी भी चीज का या जीडीपी ग्रोथ रेट का कोई उद्देश्य नहीं था। हमारा सिर्फ उद्देश्य इस समय क्या था कि जो लोगों की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम संसाधनों का प्रयोग कर सके। तो इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों की पूर्ति के लिए, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधनों का उपयोग। और ये हर कंट्री की अर्थव्यवस्था का मेन मोटिव होता है कि उनके जो लोग हैं, उनका जो समाज है, उसकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो, और उसकी पूर्ति के लिए वो संसाधनों का क्या करे, अधिकतम प्रयोग कर सके, उसको सर्वोत्तम प्रयोग कर सके। ये इसका मेन उद्देश्य रहता है। हमेशा इकोनॉमी जो वर्ड है वो किसी भी देश, समाज या राज्य से जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम बोलेंगे अमेरिकी अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, अफ्रीकी अर्थव्यवस्था, यानी कहीं ना कहीं उसमें जो मेन कॉन्टेक्स्ट होता है वो किसी देश, राज्य या समाज का होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये किसी भी देश, समाज या राज्य के लिए होती है। हम वैसे बोलते हैं ना राज्य की अर्थव्यवस्था, ऐसा थोड़ी है
कि हम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी, हम बोलते हैं राजस्थान की इकोनॉमी, और हम क्या चाह रहे हैं कि राजस्थान की इकोनॉमी को हम 2047 तक आगे बढ़ाएं, विकसित राजस्थान बनाएं। या हम बात कर रहे हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएं। तो हम बात करेंगे किसी भी देश, राज्य या समाज की आर्थिक गतिविधियों के बारे में। यहाँ आर्थिक गतिविधियों के बारे में यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसी भी देश, राज्य या समाज के कॉन्टेक्स्ट में ही होती है। ठीक है, इसमें हम बात करें तो प्राकृतिक वास्तविक स्थिति बताती है, जबकि इसमें अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो इकोनॉमी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इंडियन इकोनॉमी क्या है, ये हमने देख लिया होगा। तो यहाँ पर हमने क्लियर है। तो आई थिंक इस आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो इंडियन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, बहुत क्लियरली आप समझ गए होंगे। क्लियर है। देखिए, किसी एग्जाम में इससे डायरेक्टली प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बट कई बार जैसे आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के एग्जाम देते हैं, वहां पर यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का नियम क्या है या अर्थशास्त्र के सिद्धांत की बात करें, तो अर्थशास्त्र का एक ही नियम है, मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई का। ये आपको ध्यान रखना है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, इस पर हमने बात कर लिया, अर्थशास्त्र की प्रमुख शाखाएं। देखिए, अर्थव्यवस्था की जब हम बात कर रहे थे तो वहां शाखाओं का रोल नहीं होता है, क्योंकि वो किसी भी देश, राज्य या समाज के कॉन्टेक्स्ट में होती है। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पर दो मुख्य शाखाएं हैं अर्थशास्त्र की। एक है माइक्रो इकोनॉमी, जिसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, और एक है मैक्रो इकोनॉमी, जिसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये दोनों हमें देखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमी क्या है और जो समष्टि है वो क्या है, तो दोनों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले आप एक शब्द को समझिए। कई बार क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कैसे आप उस टॉपिक से ही अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लें। हम सिर्फ रटते रहते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते, जबकि अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो एक वर्ड है माइक्रो और एक है इकोनॉमिक्स, है ना। यहाँ पर माइक्रो की यदि आप बात कर लो, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, सूक्ष्म। यही तो होता है कि माइक्रो का मतलब क्या हुआ, छोटा, सूक्ष्म, हिंदी अर्थ, सामान्य अर्थ। अब देखो, जब हम बात करें, अर्थशास्त्र क्या था, एक विज्ञान था जिसमें हम क्या करते हैं, सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमी क्या हो गया कि जब हम किसी छोटे समूह के बारे में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इसमें याद करने वाला क्या है, रटने वाला कुछ है ही नहीं। हम बोल रहे हैं विज्ञान। कैसा विज्ञान, जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। यही तो कहते हैं, अर्थशास्त्र मतलब आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन का विज्ञान। यहाँ पर सूक्ष्म है, माइक्रो है, यानी छोटे समूह के। अब छोटे समूह क्या है, सबसे छोटी इकाई परिवार माना जाता है, उससे भी छोटी इकाई व्यक्ति माना जाता है। सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई है व्यक्ति, इंडिविजुअल। इससे मिलके क्या बनता है, परिवार बनता है। ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, जैसे कुछ फर्म है, दो या दो से लोग जब पार्टनरशिप करते हैं तो वो फर्म कहलाती है, या कोई छोटे समूह है। तो क्या मतलब हुआ, माइक्रो इकोनॉमी हुई कि जो छोटे समूह यानी व्यक्ति, परिवार, फर्म आदि की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, वो माइक्रो इकोनॉमी है। सिंपल, इसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं है। आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा माइक्रो इकोनॉमी क्या वर्ड है, ये बड़ा ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, बिल्कुल। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, अब व्यष्टि बोल दो या इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोल सकते हो,
लेकिन आप जो याद रखना, देखो मैं अगेन बोलती हूँ, इकोनॉमिक्स में आपको इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कुछ शब्द तो आपको अब व्यष्टि पे आपको अर्थ नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि व्यष्टि का अर्थ ही नहीं पता होगा, लेकिन माइक्रो पढ़ लोगे तो याद आ जाएगा ना, छोटा और सूक्ष्म होता है। क्लियर है? तो देखिए माइक्रो इकोनॉमी क्या है, एक छोटे समूह जिसमें व्यक्ति, परिवार, कोई फर्म या छोटे समूह की आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन करने का विज्ञान ही क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है या व्यष्टि अर्थशास्त्र है। इसमें किन चीजों का अध्ययन किया जाता है? जब आप बात ही कर रहे हो छोटे समूह की, तो यहां पर जो अध्ययन किया जाएगा जैसे मांग, डिमांड, सप्लाई, आपूर्ति के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जैसे मूल्य निर्धारण कि जो भी आपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनके प्राइस डिटरमाइन करनी है आपको, वो आपको ध्यान रखना है। एक उपभोक्ता क्या होता है, उत्पादक का व्यवहार क्या होता है, तो उपभोक्ता आपको ध्यान रखना है, उत्पादक, प्रोड्यूसर का व्यवहार। इन सब चीजों का अध्ययन हम किस में करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं? प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। या हम बात करें तो इसके प्रवर्तक का कई बार पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो वो है अल्फ्रेड मार्शल। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। और ये अल्फ्रेड मार्शल हमने पिछले भी पढ़ा था, किस में पढ़ा था याद करें, ठीक है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको माइक्रो वर्ड ध्यान रखना है। माइक्रो यानी छोटा, यानी जो छोटे समूह की गतिविधियों का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब इकोनॉमिक्स है तो यानी आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन का विज्ञान है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें व्यक्ति, समाज, परिवार, इनकी या जो भी छोटी औद्योगिक इकाई है उनका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। इसके कई सारे घटक मैंने आपको बताई दिए, और इसके जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रवर्तक माने जाते हैं अल्फ्रेड मार्शल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो आता है वो आता है समष्टि, ठीक है। अगला क्या है? समष्टि। ये तो इसके क्या है? प्रवर्तक है। समष्टि अर्थशास्त्र जैसे आपने पढ़ा यहाँ पर माइक्रो, माइक्रो होता है बड़ा, वहद, दीर्घ, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको माइक्रो जब आ जाए, मैक्रो आ जाए, तो मैक्रो, माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा, इसे कहते हैं बड़ा, यानी समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसमें तो हम क्या करते हैं? सिर्फ परिवार, व्यक्ति, छोटे समूह, कोई फर्म है, उनका अध्ययन करते हैं। जबकि अगर हम बात करें कि समष्टि या मैक्रो अर्थशास्त्र में हम क्या करेंगे, तो मैक्रो अर्थशास्त्र में हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे कि जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से कार्य करती है, यानी उनकी जो गतिविधियां होती हैं उनका अध्ययन इसके तहत किया जाता है। तो आप इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई कि इसके अंतर्गत समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हम परिवार, समाज, इनका तो हम किस में कर चुके हैं? माइक्रो में कर चुके हैं। मैक्रो में बड़े लेवल पर हम क्या करते हैं? समस्त अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, उनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, उनके जो प्रश्न हैं, उन पर बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं समस्त अर्थव्यवस्था का मतलब जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है, जिन पर हम बात कर सकते हैं, या कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले बोलेंगे मैम गरीबी बहुत ज्यादा है, गरीबी, फिर बेरोजगारी। अब इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि गरीबी की डेफिनेशन क्या है, गरीबी कितने प्रकार की होती है, सापेक्ष, निरपेक्ष, या बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। यहाँ पर हम इनका अप्लाइड पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मुद्रास्फीति है, जैसे महंगाई जिसे आप सामान्य भाषा में बोलते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। या कई सारे आर्थिक मुद्दे होते हैं, इश्यूज होते हैं, जैसे बजट है, राजकोषीय नीति पे हम बात कर सकते हैं, हम मौद्रिक नीति पर बात कर सकते हैं। तो ये किसका पार्ट है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है।
और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लार्ज स्केल पे जो चीजें होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं कि लार्ज स्केल पे जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका संपादन किया जा रहा है, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम बात करें कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो वो J.M. किन्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये कौन है? J.M. किन्स है, हिंदी में J.M. किन्स। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना। और माइक्रो के कौन है? तो माइक्रो के प्रवर्तक है अल्फ्रेड मार्शल, और कुछ बुक में आप यहाँ पर एडम स्मिथ भी पढ़ेंगे। तो अगर बात की जाए तो प्रवर्तक अल्फ्रेड मार्शल को और फादर जो एडम स्मिथ को माना जाता है, तो कुछ कुछ बुक्स में अलग अलग जगह आप अलग अलग देखेंगे। वैसे जहां तक प्रश्न पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, वो हमें ध्यान रखना है, एडम स्मिथ है। वहां पर हमारी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने क्या देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, और यहाँ से देखो प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो कोर ये इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, फिर भी आपको इसमें ध्यान रखना है इन सब के बारे में। इसके अलावा भी कई और शाखाएं भी हैं इकोनॉमिक्स की। जनरली तो आप भी यही दो ही पढ़ते होंगे, लेकिन इसके अलावा भी कई और शाखाएं हैं। अन्य शाखाओं की यदि मैं बात करूं तो कुछ अन्य शाखाएं भी हैं इसकी। जैसे हम बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमी, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सकारात्मक अर्थशास्त्र। सकारात्मक अर्थशास्त्र ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि है क्या सकारात्मक अर्थशास्त्र। और सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है पर ज्यादा जोर देता है, मतलब ये बेसिकली फैक्ट बेस्ड पर काम करने वाली इकोनॉमी होती है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी आइडियाज या जो डिसीजंस हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या है पर फोकस करती है, और ये फैक्ट बेस्ड होती है। अब आप बोलेंगे क्लियर नहीं हुआ मैम, तो जैसे भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है? बेरोजगारी की दर, तो भारत में बेरोजगारी की दर मान लीजिए 7% है, तो ये बताएगा कि भारत में बेरोजगारी की दर क्या है। ये बताएगा मुद्रास्फीति क्या है, भारत की ग्रोथ रेट क्या है। तो ये हमेशा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो हमेशा क्या है का अध्ययन करती है कि हम किन चीजों पर बात कर रहे हैं, सिर्फ फैक्ट पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमी लिख दिया, इसको इकोनॉमिक्स कर दीजिए। इकोनॉमिक्स देखिए, नॉर्मेटिव का मतलब होता है मानक अर्थशास्त्र। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? ये बेसिकली शुड बी पर फोकस करती है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जैसे मैंने बोला बेरोजगारी कितनी परसेंट है? 7%। लेकिन बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, वो किस पर देखा जाता है? वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। जैसे बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार को रोजगार बढ़ानी चाहिए, सरकार को स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए। इससे क्या होगा? जब शिक्षा और स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। यानी एक तरीके से ये वैल्यू बेस्ड पे काम करती है, ये मूल्य आधारित तथ्यों पर काम करती है। तो ये बेसिकली क्या होना चाहिए पर बल देती है। मुद्रास्फीति की दर अगर इतनी है तो उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, उस पर ये ध्यान देती है। तो इसका होता है ये मूल्य आधारित होती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया कि बेरोजगारी को कम करने के लिए कौशल व शिक्षा पर खर्च करना चाहिए।
जब हम कौशल और शिक्षा पर खर्च करेंगे तो हमारी क्या होगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी। और लगातार सरकार प्रयास कर रही है। आप देखोगे कि एजुकेशन सेक्टर की काफ़ी सारी स्कीम सरकार ला रही है। इसके अलावा स्किल इंडिया प्रोग्राम है, RSLDC भी हमारे स्टेट लेवल पे काम करता है बेरोजगारी के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। किसी जगह आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे मैम ने ये तो बताया ही नहीं हमें, ठीक है। इसके अलावा जैसे होता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या होता है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं विकास अर्थशास्त्र। विकास अर्थशास्त्र अविकसित जो देश होते हैं, जो विकासशील देश है, उनकी समस्याओं पे डिस्कशन करते हैं। जैसे भारत एक विकासशील देश है, तो भारत विकासशील देश के रूप में कई सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है, ठीक है, राजकोषीय घाटा है। तो ये सारी समस्याओं का जो अध्ययन किया जाता है वो विकास अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरीके से एक होती है वेलफेयर इकोनॉमी। वेलफेयर इकोनॉमी, कई बार कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल या बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो ये वर्ड्स हम पढ़ते हैं कि वेलफेयर इकोनॉमी पे फोकस किया जा रहा है सरकार के द्वारा। वेलफेयर इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसका मोटिव रहता है समाज का कल्याण करना, न्याय स्थापित करना, हर वर्ग के लिए संसाधनों की उपलब्धता करवाना, अंत्योदय पर ध्यान देना, ठीक है। वो इकोनॉमी क्या कहलाती है, वेलफेयर इकोनॉमी कहलाती है। इसके अलावा एक होती है इंटरनेशनल इकोनॉमी। इंटरनेशनल इकोनॉमी, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ये क्या होती है, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम जितने भी हमारे अन्य देशों के साथ संबंध होते हैं या उससे संबंधित जो मुद्दे हैं उन पे बात करते हैं। जैसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बात करते हैं, भुगतान संतुलन पर, हम विदेश व्यापार की बात करते हैं, हम ट्रेड टैरिफ्स की बात करते हैं उसके अंदर। और आपको पता है वर्तमान में तो टैरिफ का मुद्दा जो अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, काफ़ी चर्चा में है। तो वो बेसिकली किसका पार्ट है, वो बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो विदेश व्यापार है, ठीक है, या हम बोले कि FDI है, BOP है, ये सब इस पर ध्यान दिया जाता है। एक होती है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स जो उसकी मौद्रिक अर्थशास्त्र होता है, जो कि बैंकिंग, मुद्रा, इन सारे कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक्स होती हैं। एक है आपकी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स और ये होती है मौद्रिक अर्थशास्त्र। और मौद्रिक अर्थशास्त्र में हम किस पर फोकस करते हैं ज्यादा, मुद्रा पे। मुद्रा से चीजें जुड़ी किस पे है, तो जब मुद्रा पे बात करेंगे तो एक हमारे पास आ जाएगा बैंकिंग, पूंजी बाजार, ठीक है, आपका शेयर मार्केट पूरा इसमें आ जाता है, आपकी मौद्रिक नीतियां, रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक है, मुद्रा के विभिन्न प्रकार, MO क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है, वो सब हम इसके अंतर्गत डिस्कशन करते हैं। तो ये कई सारे प्रकार हैं, बट जनरली आप जो पढ़ते हैं बुक्स वगैरह में या NCERT को भी आप रेफर करेंगे तो वहां पर एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, यष्टि अर्थशास्त्र, और एक हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि मतलब पूरा, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं इन जनरल, बट अगर मैं बात करूं तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर हमारी क्लियरिटी इसको लेकर नहीं बन पाती है कि अगर ये कुछ चीजें हमें पता नहीं होती है। क्लियर है? तो एक बार ये आपको PDF भी अवेलेबल हो जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने किन किन टॉपिक पर चर्चा की, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि बेसिक कॉन्सेप्ट यानी सामान्य परिचय, तो सबसे पहले हम यहीं आ जाते हैं जहां से हमने क्लास को स्टार्ट किया था। सामान्य परिचय में आपको याद रखना है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को। उनकी बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें उन्होंने किसको, इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान भी कहा है या अदृश्य वस्तु भी
कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र एक तरीके से सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। एक विज्ञान है जो मांग और पूर्ति के नियमों पर चलता है, सिद्धांतों की बात करता है, नियमों की बात करता है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात करता है। अर्थव्यवस्था ये किसी भी देश राज्य के कॉन्टेक्स्ट में या समाज के कॉन्टेक्स्ट में होती है, जिसमें हम अर्थशास्त्र के जितने भी अप्लाइड पार्ट हैं उनका अध्ययन करते हैं। यानी एक तरीके से व्यवहारिक रूप से अर्थशास्त्र का किसी भी राज्य, देश या समाज के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। फिर हमने पढ़ी प्रमुख शाखाएं, जिसमें हमने मुख्य रूप से माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की। इसके अलावा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात की, हमने मौद्रिक अर्थशास्त्र की बात की, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की बात की। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है, इनको आपको ध्यान रखना है। अगली क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली हर एग्जाम में उससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, या तो कॉन्सेप्ट बेस पे या फैक्ट के बेस पर। तो अगली क्लास के लिए जुड़े रहें आप सिलेक्शन IQ के साथ, और आज ही सब्सक्राइब करें सिलेक्शन IQ ऑफिशियल चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें उन सभी स्टूडेंट के साथ जो कि किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अपना भी फायदा देखें और साथ में दूसरों को भी लाभ पहुंचाएं। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग माय वीडियो।